हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बड़े लोगों से मिलवाते हैं, आपके रूबरू कराते हैं और जो कुछ देश में हो रहा है उस पर उनका दृष्टिकोण, उनका नजरिया आप तक पहुंचाते हैं। जो कुछ वो महसूस कर रहे हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अभी जो महाराष्ट्र में पालघर में दो साधुओं और एक उनके ड्राइवर की मॉब लिंचिंग हुई, हत्या हुई भीड़ के जरिए, वो बहुत ही दुखद एक घटना हुई है। उसके बाद जो कुछ हो रहा है वो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। कुछ लोग इसको कम्युनल बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस भीड़ में कहीं किसी मुसलमान की तलाश कर रहे थे, और महाराष्ट्र की सरकार ने इस इशू को बहुत ही समझदारी से हैंडल किया और इसको कम्युनल नहीं बनने दिया। इससे पहले एक और वाकया हुआ है, बांद्रा वेस्ट में जब भीड़ इकट्ठी हुई, इत्तेफाक से उस स्टेशन के सामने मस्जिद है, उसको मस्जिद से जोड़ने की कोशिश की गई गोदी मीडिया के जरिए। आज हमारे खास मेहमान हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, बंधुआ मुक्ति मोर्चा के फाउंडर प्रेसिडेंट, और उनका इंट्रोडक्शन मैं नहीं करा सकता कम अल्फाज में। बस इतना कहना काफी है कि आपको इंट्रोड्यूस कराना मैं समझता हूं मेरे बस की बात नहीं है। स्वामी अग्निवेश साहब, स्वामी अग्निवेश साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि ये पालघर में जो कुछ हुआ महाराष्ट्र में, उसको आप किस तरह से देखते हैं और उसके बाद का खास तौर पे जो घटनाक्रम है उसको किस तरह से पेश किया गया और क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ नहीं हुआ, आप क्या से देखते हैं इसको? जी, आदाब मोहम्मद काज़मी साहब। बहुत जी दिनों बाद हम लोग प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, लॉकडाउन के बाद तो कम से कम। तो जी जी। इस बीच में जो पालघर की घटना है वो बहुत ही दर्दनाक है। जिस तरह से उन बेचारे साधुओं को और उतार करके अपनी उनकी अपनी गाड़ी से पीटा, और फिर पुलिस आई और पुलिस ने अपनी गाड़ी में बैठाया, उससे वो भी पुलिस की गाड़ी को उलट करके उसमें से निकाल करके उनको मारा। तो इस सब में दो पहलू हैं। एक तो पुलिस का काम था हवाई फायर करते या किसी के पैर में गोली चलाते, कुछ तो ऐसा होना चाहिए। यदि 15-20 पुलिस वाले आ गए थे, जब तक वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुए, तब तक उनको बचाने की पूरी कोशिश पुलिस को करनी चाहिए। लेकिन पुलिस का कहना है कि वो बहुत ज़्यादा संख्या में थे, 400-500 थे, और उन्होंने हमें इस तरह से बेकाबू कर दिया। तो काबू कर लिया। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि जो घटना हुई है उसकी तो सब जगह निंदा हो रही है, हम सबको करनी चाहिए। इसमें जो गलत पहलू है उसको सांप्रदायिक रंग देने की। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उद्धव ठाकरे की सरकार ने वहाँ पर जिस तेजी के साथ आगे बढ़ कर के गिरफ्तारियां भी की 101 लोगों की, और बड़ी सख्ती से पेश आ रहे हैं जिन्होंने भी हत्याकांड किया। अब ये इलाका मैं कई बार गया हूँ पालघर की तरफ, ईंट के भट्ठों में और कई तरह के ऐसे कामों में मैं वहाँ बंधुआ मजदूर छुड़ाने के लिए गया हूँ। तो उस जगह पर मैं समझता हूँ आदिवासियों का इलाका है वो, और आदिवासी का मजहब ढूंढना बहुत मुश्किल है। ईसाई लोग कोशिश करते हैं उनको ईसाई बनाए, लेकिन वो ईसाई बनते नहीं हैं। उनका अपना ही मजहब होता है, जो पेड़ पौधों से लेकर के और सूरज चांद सितारों से लेके पहाड़ और नदियों को वो अपना देवी देवता मानते हैं। पूरे देश के आदिवासियों का ये हाल, वो नहीं मानते कोई। और मुसलमान तो वो होते ही नहीं, लगभग मैंने कहीं देखा नहीं। इक्का दुक्का कोई होगा तो होगा कहीं पर, लेकिन जो रंगत देने की कोशिश की वो बहुत ही वाहियात। जो कोशिशें आजकल चल रही हैं हर जगह पर, हिंदू मुसलमान बनाओ, हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक बनाओ, ये बहुत ही वाहियात और गंदी हरकत है। और बड़े ढीले ढंग से धीरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना वायरस के संदर्भ में तो कह दिया कि ये न हिंदू है न मुसलमान है, इसका कोई मजहब नहीं होता। लेकिन जिस सख्ती के साथ उसके ऊपर अमल होना चाहिए था वो नहीं कर रहे। ये उन्हीं के लोगों की भीड़ है
जो बीजेपी से, आरएसएस से और इनके और संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग उसको रंगत देने की कोशिश करते हैं। तो इस बीच में सवाल पैदा होता है कि यदि मॉब लिंचिंग जो हुई हमारे दो साधुओं की, जिसकी हम सब निंदा भर्त्सना करते हैं, कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं और सरकार करने जा रही है, तो इससे पहले जो कांड हुए इस देश के अंदर, उस समय तो सरकार ने कोई कार्रवाई की नहीं। मोहम्मद अखलाक हमारे दिल्ली के पास दादरी के बिसाड़ा गांव के रहने वाले, और मोदी जी के कार्यकाल, पहले वाले कार्यकाल में ही उस बेचारी की हत्या हो गई। क्यों हुई उसकी हत्या? क्या कसूर था उसका? क्यों नहीं उनके हत्यारों को आज तक सजा मिली? उनका एक बेटा तो एयरफोर्स में है और उनको अपना बाकी परिवार के लोगों को गांव छोड़ करके दिल्ली में अपने बेटे के पास यहाँ रहना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें इशारा करती हैं। उसके बाद जुनैद के साथ क्या हुआ, पहलू खां का क्या हुआ, रिजवान का क्या हुआ, ऐसे दर्जनों दर्जनों मामले हैं जिसमें बेकसूर लोगों की हत्या हुई। एक तो बुलंदशहर के पास एक इंस्पेक्टर की भी हत्या हो गई पुलिस के, तो वो भी बेकसूर था, उसको भी कम्युनल बता करके और इस प्रकार से हत्या की गई। तो कुल मिलाकर के हिंदू हो या मुसलमान हो, जिनकी हत्याएं हो रही है और उस पर सरकार चुप्पी साधे हुए है। आज तक जितनी हत्याएं हुई हैं वो सब की सब निंदनीय। उनके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया कि ये गाय का मांस का व्यापार करते हैं और बछड़े को मार के खाते हैं, आदि जो भी कुछ बेचते हैं, ये सब के सब झूठे आरोप थे। लेकिन सरकार ने कभी भी सख्ती से कोई कार्रवाई की नहीं, बल्कि ऐसे लोगों को, मारने वालों को तुरंत तो जमानत मिल गई 15-20 दिन में, और हीरोज वेलकम भी मिला बाकायदे। तो ये सारी चीजें जो आ रही हैं बहुत ही दिल को दुखाती है कि इस प्रकार का एक हेट कैंपेन चलाना, वायलेंस की तरफ ले जाना, और उसको मॉब लिंचिंग के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत सख्त हिदायत के साथ 17 जुलाई 1918 को जजमेंट दिया, और संयोग से उसी दिन मेरे ऊपर हमला हुआ। 17 जुलाई 1918 को मैं झारखंड के पाकुड़ एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में गया हुआ था। ठीक मैं ठीक। गया था वहां के आदिवासियों के सवाल पर। बहुत ही वहां टेंट। अफसोसनाक था वो बहुत ही अफसोसनाक था। जी। और हमें आज भी वो तस्वीरें याद हैं, और बहुत ही अफसोसनाक था। उसके पीछे जो लोग थे वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं। आपने शिकायत भी की थी, शायद उन पर आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी दिन शाम को 5 बजे 6 बजे नामजद रिपोर्ट हुई, एफआईआर हुआ, और इंडियन एक्सप्रेस ने उन एक एक के नाम छाप करके उनका डेजिग्नेशन बताया कि कौन बीजेपी का क्या है, एबीवीपी में क्या है। और उन्होंने मुझे आज तक ये नहीं बताया, उस दिन भी नहीं बताया ना आज तक बताया, कि क्यों उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया। क्या मैं बच्चा चोरी करने के उसमें था? क्या मैं गोमांस की कोई तस्करी कर रहा था, गाय बछड़े की? क्या मामला क्या था? क्यों नाराज थे वो? हाँ, मैं अ, उनसे बात करना चाहता था, लेकिन आज तक उन्होंने नहीं बताया, और आज तक किसी बीजेपी के लीडर ने उनकी निंदा नहीं की, आज तक किसी ने। अच्छा स्वामी अग्निवेश जी, मैं एक बात आपको बीच में रोक करके सवाल कर रहा हूं कि ये जो इतने लंबे वक्त से ये वाकयात होते चले आए हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज के खिलाफ हों या दलितों के खिलाफ हों, ये इस पर पूरे समाज की और सरकार की खामोशी, बल्कि खामोशी से हिम्मत अफजाई जिसे कहा जा सकता है, साइलेंट सपोर्ट, बल्कि मैं तो साइलेंट भी नहीं कह सकता। यूपी में तो जिसने वो मॉब लिंचिंग में हिस्सा लिया था उसको सरकारी नौकरी देने तक की बात भी सामने आई। तो ऐसे हालात को की वजह से ही आज हम यहां तक पहुंचे हैं। अगर शुरुआत में ही उस पर रोक लग जाती, जो भी उसमें मुलजिम थे उनको सजा मिल जाती, तो यहां तक सूरत हाल ना बनती। आप क्या कहते हैं इस पर? नहीं, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। शुरू में ही इसके ऊपर ब्रेक लगता, सख्ती से उनको सजा मिलती, तो मैसेज लाउड एंड क्लियर जिसको कहते हैं वो जाता कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हुआ ये
कि अखलाक के हत्यारों में एक आदमी जो अपने ढंग से ही मर गया, तो उसकी लाश को तिरंगे में लपेट करके उसका बड़ा जोरदार तरीके से और वो किया गया। तो कुल मिलाकर के कहना ये है कि जो पार्टियां हैं हमारे देश की, वो इस तरह की कम्युनल और कास्ट की पॉलिटिक्स करती रही हैं, लेकिन अब वो इतनी बेशर्म हो गई हैं, और खास करके हमारी बीजेपी से जुड़ी हुई जो ताकतें हैं, और उनको सख्ती से बताया नहीं जा रहा है कि ऐसा करना बहुत बड़ा गुनाह है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हल्के से कभी कुछ बोल देते हैं मोदी जी, और उससे तो बात बनती नहीं। अच्छा, एक एक और बात है बहुत ही समझने की, और आप आपके तजुर्बे से मैं समझता हूं हमारे दर्शकों को भी फायदा होगा। महाराष्ट्र में शिवसेना की इमेज लंबे अरसे से, वो एक लंबे अरसे तक बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बनाई, और जो उनके फाउंडर लीडर थे बाल ठाकरे साहब, उनकी इमेज एक बहुत ही हार्डलाइन हिंदू लीडर की थी। उनके अखबार में, सामना अखबार, उसके बारे में कहा जाता रहा है कि अगर एक हफ्ते 2 हफ्ते वो अखबार पढ़ा जाए तो ऐसा लगेगा कि शायद किसी एक दिन मुसलमानों को समंदर में फेंक दिया जाएगा। ये एक लंबी एक इमेज बनी है। इसके बाद जो अब बहुत ही समझदारी से दो वाकयात हुए हैं, एक तो पालघर का, एक मैंने बांद्रा वेस्ट में जो कामगार, जो मजदूर इकट्ठे हुए थे अपने अपने शहरों को, अपने अपने गांव को वापस जाने के लिए, उसको भी कम्युनल बनाने की कोशिश की, और दोनों मौकों पर महाराष्ट्र सरकार ने कम्युनल बनाने वालों को कंट्रोल किया। और अब तो इस हद तक हुआ कि वहां के होम मिनिस्टर को यह कहना पड़ा कि 110 लोगों में जिनको गिरफ्तार किया गया, जिनके खिलाफ एफआईआर है, उनमें एक भी मुसलमान नहीं है। इस हद तक होम मिनिस्टर को ट्वीट करना पड़ा, वो पूरी लिस्ट के साथ। आप इस तब्दीली को, और बहुत ही पॉजिटिव तब्दीली है, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो सांप्रदायिक रंग देने वाले हैं उनको ये मुसलमान का वो करने का तो मौका नहीं मिला, क्योंकि थे भी नहीं कोई मुसलमान वहां सचमुच में। सरकार ने भी सख्ती से अपना रवैया दिया। बहुत बधाई है उद्धव ठाकरे जी को, शिवसेना के जो इस समय चीफ हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन उसको रंगत देने की कोशिश की जा रही है कि उनको कन्वर्ट कर लिया गया था क्रिश्चियनिटी में, नंबर एक। तो ईसाइयों की तरफ ले गए इसको, मुसलमानों से हटा करके उनको तो सांप्रदायिक बनाना है। और जैसे मैंने शुरू में कहा, आदिवासी ना तो कोई हिंदू होता ना मुस्लिम होता, उसको उसका अपना ही मजहब है। लेकिन फिर उसके ऊपर एक और मुलम्मा चढ़ाया गया कि वो इलाका सीपीएम के एक लेजिस्लेटर का सिटिंग है, शायद वहां से सीपीआई सीपीएम का। तो वहां पर कष्टकरी संगठन नाम से गरीब मजदूरों में, आदिवासियों में बहुत सालों से, जब हमने बंधुआ मुक्ति मोर्चा 1980-81 में शुरू किया था, तब कष्टकरी संगठन नाम से एक चलता था गरीब मजदूरों में, और उनका प्रभाव है, और उसकी वजह से वो लोग हो सकता है उधर झुके हुए हों। लेकिन न तो सीपीएम इस तरह का काम करती है, न सीपीआई करती है, और न ईसाइयों का कोई समुदाय इस तरह के काम करता है। तो ये जो सारी कोशिशें हो रही हैं, ये इस तरह की कोशिश करने वालों को ही ज़्यादा से ज़्यादा बेनकाब कर रही है। बहरहाल अभी जांच होगी, और काफ़ी सख्ती से जांच हो रही है इन दोनों साधुओं के साथ, और ड्राइवर साहब नीलेश उसका नाम, और गोकुल महाराज जी और कल्प वृक्ष महाराज जी, इन तीनों के साथ जो बर्बर हत्याकांड हुआ है वो निंदा के योग्य है। और हम सबको मांग करनी चाहिए कि इससे सबक लेकर के हमारी केंद्र की सरकार और हमारी राज्य की सरकार और सब लोग आगे बढ़ें, और मॉब लिंचिंग का एक भी मामला आगे से न होने दें। सुप्रीम कोर्ट ने जो हिदायत दी है उसके अनुसार सख्त कानून बनाएं। किस किस स्टेट में बना है, कहाँ नहीं बना और क्यों नहीं बना अभी तक, ये सब चीज़ें ध्यान देने लायक है। अच्छा, आखिर में मैं आपसे मालूम करूंगा कि आप इस वक्त देश की जनता को क्या मशवरा देना चाहेंगे, जो अलग अलग मजहबों के लोग हैं, और महाराष्ट्र ने एक एग्जाम्पल सेट किया है। अगर वो पूरे देश के सभी राज्य सरकार ने उस तरह से जिम्मेदारी से अपना काम करने लगे, तो ये जो गोदी मीडिया है वो भी कंट्रोल हो सकता है, और देश में सांप्रदायिक सद्भावना भी बनी रह सकती है।
ऐसे वक्त में आप देश की जनता को क्या कहना चाहें? देखिए, गोदी मीडिया तो बदलने वाला नहीं है। उनके पास तो सारी खबर का एक ही रंग है कि सांप्रदायिक बनाओ बनाओ, जितना बना सकते हो बनाओ। लोगों को चाहिए ऐसी गोदी मीडिया का बाइकआउट करें, उसकी पहचान करें, शिनाख्त करें और उनका बाइकआउट करना शुरू कर दें, देखना बंद कर दें। और वो कम से कम 5-7 ऐसे चैनल हैं जिनको यदि देश के स्तर पर लोगों ने बाइकआउट किया, जिसको नॉन कोऑपरेशन, असहयोग कहते हैं, हम सिविल नाफरमानी कहते हैं, तो जब सरकार का कर सकते हैं तो इन गोदी मीडिया का तो जरूर करना चाहिए। मैंने बहुत पहले एक बार कॉल दी थी अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी के लिए, और उसका हिंदी में भी जो रिपब्लिक भारत आ रहा है उसके बाइकआउट के लिए। पता नहीं कितने लोगों ने किया या नहीं किया। तो ये सब लोग ऐसी हैं, और इनके साथ इसी तरह से पेश आए तब इनको पिंच करेगा, तब इनको लगेगा कि हमारी तो जो व्यापार की एक प्रॉफिट की स्ट्रेटेजी थी वो गड़बड़ा रही है। तो हाँ, वैसे नहीं मानेंगे। इनको पैसा दिया गया है खूब, करोड़ों रुपए, ये एंगल दो, और शुरू से ही ये सब स्ट्रेटेजी पाली गई है गोदी मीडिया के बारे में। बाकी यदि सरकारें अपनी अपनी जगह पर और सख्ती से पेश आए, हेट स्पीच जो है अपने आप में एक क्राइम है, और यूएन के अंतर्गत एक बहुत बड़ा महकमा है, हेट स्पीच लीडिंग टू वायलेंस एंड जेनोसाइड, ऐसा करके। और उसके जो चीफ हैं वो एडवाइजर हैं हमारे यूएन सेक्रेटरी जनरल के, और मेरे भी बड़े अच्छे परिचित हैं। मेरे ऊपर जब हमला हुआ था वहाँ एक अमरनाथ के शिवलिंग के ऊपर बयान को लेकर के, तब भी एक ऐसा ही स्टेटमेंट मुझे मार के मेरा सिर काट के जो लाएगा उसको इतने लाख रुपए दिए जाएंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जींद में। और मैं उस समय वहाँ एक फैज करके, फैज एक देश है, फैज, वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस में था, इसी मुद्दे के ऊपर कॉन्फ्रेंस में था। उसमें यूएनओ के भी वो आए हुए थे, और हमारे कैसिड के सब नेता लोग थे। और वही मुझे मैसेज मिला मेरे ऑफिस से, मैं जावेद जो मेरे सेक्रेटरी, उन्होंने भेजा कि आपके खिलाफ तो सिर काट के लाने का इनाम घोषित किया। मैंने जब पढ़ के सुनाया उन लोगों को, सब काम बंद करके उन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पुरजोर निंदा की और सख्त कार्रवाई की भी मांग की। लेकिन कुल मिलाकर के मुझे कहना है कि देश के अंदर आज हम जैसे कोरोना से लड़ने के लिए इतनी मुस्तैदी दिखा रहे हैं, इसी तरह की मुस्तैदी हम लोगों को ये धर्म, मजहब, जात पात, ये गंदी बीमारियों से मुक्त होकर के इंसानियत का फर्ज निभाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और इंसानियत का तकाजा है कि जब तक हम ये और भी ज़्यादा गहरी अंदर खून हड्डियों तक घुसी हुई नफरत की, सांप्रदायिकता की, जातिवाद की, दलितों के प्रति हमारा जो रवैया है, आदिवासियों के प्रति जो रवैया है, जिसकी वजह से ये बेचारे गरीब दर दर की ठोकर खा रहे हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर हवाई जहाज़ों से हम दुनिया के दूसरे देशों से लोग बुला सकते हैं, कोटा के स्टूडेंट्स को लग्जरी बसेस में अपने घर पहुंचा सकते हैं, लेकिन गरीब मजदूर बेचारा, दिहाड़ी मजदूर जो है, उसके लिए बसों का इंतजाम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए वो पैदल चल रहा है 1-1 हजार किलोमीटर, 800-800 किलोमीटर। औरतें बच्चे को गोद में लेके चल रही हैं। रास्ते में कितने लोग मर चुके हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों उनकी हालत ऐसी है? क्यों उनको मजबूर होना पड़ता अपना घर द्वार छोड़ करके दूर दूर जा करके केवल रोजी रोटी के लिए इस तरह के धक्के खाना? तो कानून बना हुआ है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन्स एक्ट 1979 का, 40 साल। उस समय मोरारजी देसाई चीफ प्राइम मिनिस्टर थे, और मैं भी उस सरकार में शामिल था, हरियाणा में एजुकेशन मिनिस्टर था। रविंद्र वर्मा जी लेबर मिनिस्टर, उन्होंने एक कानून पास किया, लेकिन आज तक उस कानून पर अमल नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। तो ये सारी बातें हैं जिसको मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री यदि सचमुच में कुछ करना चाहते हैं तो अनऑर्गेनाइज लेबर, और उसमें भी जो माइग्रेंट लेबर जिसको कहते हैं, उनके बारे में जो कानून बने हैं उनको सख्ती से लागू करें, और उनके लिए पैकेज की घोषणा करें। तो उनके लिए एक बहुत कम्युनिटी। बहुत 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया
स्वामी अग्निवेश जी, सोशल मीडिया पे क्योंकि बहुत लंबी बात नहीं हो सकती, हमें बहरहाल खेद है। अगली बार हम फिर आपसे कुछ और इश्यूज पर बात करेंगे। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी दुआ करते हैं, कामना करते हैं। आपके चाहने वाले दुनिया भर में, उनसे भी मैं कहूंगा कि वो आपके लिए दुआ करें और आपकी लंबी उम्र के लिए दुआ करें। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।